लो जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरेज। ठीक है, रॉन्गटन ने 1895 के अंदर वो कैथोड रेज के साथ क्या कर रहा था, खेल रहा था। उसने देखा कि जब हाई कैथोड रेज ने मेटल सरफेस के साथ स्ट्राइक किया तो स्ट्राइक करते ही वहाँ से क्या हुई, एक हाई एनर्जेटिक फोटॉन निकले जिन्होंने फ्लोरेसेंस जनरेट की। ठीक है, तो फिर उसने उसको उन रेज को नाम दिया। उसे नाम का नहीं पता था, उन्होंने कहा लेट अस कंसिडर दीज आर दी एक्स रेज। ठीक है, और एक्स रेज क्या होती हैं आज हम पढ़ेंगे। जनरेशन, ठीक है, इसकी टाइप्स, इसका स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसके यूजेस, ठीक है, और इसकी करैक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, एक्स रेज, जब भी बच्चे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कोई हैवी मेटल्स के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं। इसमें लॉजिक है हैवी मेटल्स का। जब भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैवी मेटल के साथ क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो फिर वहाँ से क्या होंगी, एक हाई एनर्जेटिक, हाई फ्रिक्वेंसी वाली, वेरी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाले फोटॉन्स क्या होंगे, अमिट होंगे। ठीक है, दीज फोटॉन्स आर नेम्ड एज एक्स रेज। ठीक है, तो देखिए ज़रा प्रॉपर्टीज क्या है। व्हेन अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्ट्राइक ऑन अ मेटल सरफेस, ठीक है, और इन्होंने वहाँ से क्या किया, इजेक्ट करवाया फोटॉन ऑफ वेरी हाई एनर्जी। ठीक है, बहुत ही हाई एनर्जी का फोटॉन वहाँ से क्या हुआ, अमिट हुआ। ठीक है, जो फोटॉन है उसकी एनर्जी क्या है, एनर्जी हाई है। ठीक है, और वेवलेंथ वो बच्चे शॉर्टर है। वेवलेंथ क्या है, शॉर्टर। क्लियर हो गया। और फ्रीक्वेंसी एफ वो भी क्या है, बहुत बड़ी। और वेवलेंथ की रेंज होती है 10 रेज़ टू पावर -9 से लेकर 10 रेज़ टू पावर -11 मीटर तक होती है। तो देखा हम लोगों ने, और ये एक रिवर्स प्रोसेस है किसका, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ था कि फोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, इजेक्ट करवाया था। और इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ है, इस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन फोटॉन को क्या करेगा, इजेक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिवर्स प्रोसेस रखते हैं। ठीक है ना। अच्छा चले देखते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं एक्चुअली, और जनरेशन देखते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं, इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं, और ईच एंड एवरीथिंग आज हम यहाँ से सीख के जाएंगे। क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास क्या है, कैथोड ट्यूब है। इसे कुलिज ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुलिज ट्यूब। स्पेलिंग ज़रा देख लीजिएगा, फिजिक्स वाले को स्पेलिंग नहीं आते थे। ठीक है, इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अच्छा देखिए ज़रा, शुरू में ये कुलिज ट्यूब है, इसके अंदर ये क्या पड़ा हुआ है, ये मैंने कैथोड रखा। क्या रखा, कैथोड। और ये अंदर क्या रखा, फिलामेंट रखा। और फिलामेंट को मैंने, ये ट्यूब के अंदर मैंने क्या रखा, कैथोड है ये वाला सारा, और इसके अंदर क्या है, फिलामेंट। और फिलामेंट को मैंने, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस से, जिसको हम कहते हैं लो वोल्टेज के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये पूरे का पूरा मेरे पास क्या हो गया, कैथोड हो गया। ठीक है, और इनके दरमियान जो वोल्टेज होता है वो 10 kV से लेकर ये 440 kV तक, बहुत बड़ा वोल्टेज होता है यार ये। ठीक है, इतने वोल्टेज पे जाके यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और तब जो रेज जनरेट होंगी वो क्या होंगी, वो एक्स रेज होंगी। उसे नाम नूम का नहीं पता था। ठीक है, तो उसने सपोज कर लिया दीज आर कॉल्ड एक्स रेज। ठीक है, अब यहाँ से देखे ज़रा हम लोग। ठीक है, ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया, इसी वोल्टेज साथ लगा दिया, फिलामेंट कैथोड। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कूलिंग ऑयल पड़ा हुआ है। ये वाला सारे का सारा क्या है, कूलिंग ऑयल। पर्पस बताने लगा क्या है। और ये वाली सारी की सारी जो है वो हैवी मेटल है। कौन सी चीज़ है, हैवी मेटल। ठीक है, और पीछे क्या है, कूलिंग ऑयल। ठीक है, और इसको मैंने, ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा।
एनोड, और ये सर्किट पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ये कैथोड, ये एनोड, और इनके दरम्यान वोल्टेज कितना है 10 kV से लेकर 40 kV तक। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे प्रोसेस शुरू होगा, यहाँ से क्या होगी, थर्मोनिक एमिशन होगी, थर्मोनिक एमिशन होगी, और यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, यहाँ पर जो इनसाइड उनकी काइनेटिक एनर्जी थी ड्यू टू पोटेंशियल, वो मेरे पास क्या हो जाएगी, वो VE। ठीक है, और ये इन्होंने क्या किया, जाके जैसे इन्होंने स्ट्राइक किया यहाँ पर, ठीक है, स्ट्राइक किया, तो फिर वहाँ से जैसे स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन जाकर क्या किए, टकराए। ठीक है, तो फिर वहाँ से रेडिएशन निकली, वहाँ से क्या निकली, रेडिएशन निकली, photons emit हुए। These photons are known as X-rays। ठीक है, और इसमें जो हैवी मेटल के तौर पे यूज़ होगा वो टंगस्टन यूज़ होगा। ठीक है, और टंगस्टन इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसकी हाई एफिशिएंसी होती है, हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है। जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर टकराएंगे तो जो टंगस्टन की वजह से एक्स रेज जनरेट होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, 0.2% होंगी। ठीक है, ये सारी की सारी जो फोटोन निकले नहीं एक्स रेज के रेंज में नहीं लाई कर रहे होते, वो बहुत ही क्या होते हैं, इसकी एफिशिएंसी बहुत ही क्या होती है, थोड़ी होती है। इन रेज की क्वालिटी क्या होती है, ये हाई एनर्जेटिक होते हैं, हाई एनर्जेटिक, हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। ठीक है, और इनकी एनर्जी हाई होती है, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्टर होती है, फ्रिक्वेंसी क्या है, बहुत ही क्या होती है, ग्रेटर होती है। अब यहाँ से क्या हुए एक्सरेज, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस पेनिट्रेट करके, बच्चे क्या करके, पेनिट्रेट करके, तो पेनिट्रेशन में टंगस्टन में पेनिट्रेट करके अंदर बहुत सारे फिनोमेना होते हैं। ठीक है, दो बड़े गौर जेरे गौर है, एक इनर शेल अंदर ट्रांजिशन होगी क्योंकि फोटोन तो एमिट हुए, एक इनर शेल ट्रांजिशन होगी और एक इलेक्ट्रॉन डीसेलरेट होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डीसेलरेट होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डीसेलरेट होगा। ठीक है, तो डीसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगी, और जब ये पेनिट्रेट करेगा तो उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट भी करेगा, और उस नॉकआउट की सूरत में भी क्या होगी, वो इलेक्ट्रॉन जैसे नॉकआउट होगा उसकी जगह दूसरा इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा, और वहाँ पर क्या होगी, ट्रांजिशन अक्कर होगी, और ट्रांजिशन की वजह से भी क्या होगा, फोटॉन्स क्या होंगे, जनरेट होंगे, और उन फोटॉन्स की वेवलेंथ भी क्या होगी, एक्स रेज के ऑर्डर के अंदर अंदर ही लाई करेगी। तो एक तो ट्रांजिशन की वजह से एक्स रे जनरेट हो रही है, और एक स्ट्रांगली डिसेलरेशन की वजह से क्या है, ये एक्स रेज क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। अब ये दो टाइप्स में आगे फर्दर लेकर चलूँगा, और इसी से मैं क्या करूँगा, आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाऊँगा, और सारा प्रोसेस आगे हमारा चलेगा। लो जी बच्चों, यहाँ से क्या हुई थी, एक्स रे जनरेट हुई थी, और एक्स रेज की जो टाइप्स थी वो दो टाइप्स की एक्स रेज यहाँ से निकली। एक जो है इनर शेल ट्रांजिशन, यानी कि इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से, और दूसरी थी वो कॉन्टीन्यूस एक्स रेज थी। इनको नाम हमने दिया ब्रैमस्ट्रगलिंग। कॉन्टिन्यूस एक्स रेज और दूसरी क्या है, ब्रैमस्ट्रगलिंग। अब हम देखने लगे हैं इनर शेल ट्रांजिशन किसे कहते हैं। ठीक है, इनर शेल ट्रांजिशन किसे कहते हैं, तो इनर शेल ट्रांजिशन के ऊपर आते हैं। हमारे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, हैवी न्यूक्लियस है, या हैवी एटम है, या हैवी
मेटल है, ठीक है, मैंने हैवी मेटल ली। हैवी मेटल के अंदर क्या होता है कि ये सेंटर में क्या होता है, ये न्यूक्लियस, ठीक है, और ये इसका फर्स्ट शेल ये हो गया, और जो सेकंड शेल होगा उसके और इसके दरमियान क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, फ़र्क होगा। आगे फर्दर ये शेल्स हैं, ठीक है, आगे इनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पहले और दूसरे शेल के अंदर क्या है, एनर्जी का डिफरेंस क्या है, ग्रेटर होगा। जो लोएस्ट एटॉमिक नंबर वाली चीज़ें होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें ये पहला शेल और ये करीब करीब सारे शेल होते हैं, ठीक है। एनर्जी का डिफरेंस कम होता है जिसकी वजह से एक्सरे जनरेट नहीं हो सकती। आप देखिएगा यहाँ पर एक्सरे कैसे जनरेट होती है। चलें देखते हैं हमारे पास, ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट शेल, इसे हम क्या कहते हैं, के एल एम, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एन, और एक और ले लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ओ कह लिया। प्रॉपर्टी ये है कि पहले शेल के साथ दूसरे शेल का डिफरेंस बहुत ग्रेटर होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता शेल्स क्या होते जाते हैं, उनका एनर्जी लेवल एक दूसरे के करीब आता जाता है, और वो फार्मूले को फॉलो करते हैं, E इज इक्वल टू, ठीक है, ई एन इज इक्वल टू ई नॉट ओवर एन का स्क्वायर माइनस, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं और एनर्जी का डिफरेंस आपस में क्या होता जाता है, करीब होता हुआ चला जाता है। क्लियर हो गया, ये पीछे पढ़ लिया हो आप लोगों ने, नहीं तो केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा हुआ है। अब मैं इनर शेल ट्रांजिशन की बात करने लगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाई साहब इलेक्ट्रॉन सब रहते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, ये देखिए, ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, उस इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, नॉकआउट किया, किक किया, किक, उसे किक मारी, चल भाई निकल इधर से, और ये यहाँ से क्या हो गया, ये निकल गया। क्लियर हो गया। इधर क्या चीज़ जनरेट होगी, इधर डेफिशिएंसी क्या होगी है, जनरेट होगी। समझ लगी ना, क्या चीज़ जनरेट होगी, डेफिशिएंसी। उसने कहा निकलो यार इधर से, उसने किक किया, वो निकल गया, ठीक है। उधर क्या होगी, खाली सीट, डेफिशिएंसी क्या होगी, क्रिएट होगी। अब डेफिशिएंसी क्रिएट होगी तो साथ सारी बात है, इधर ही एक इलेक्ट्रॉन ही इधर इस ऑर्बिट के अंदर ही पाए जाते हैं, इस एनर्जी लेवल में भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस एनर्जी लेवल में। तो क्या होगा, जैसे ही आप बाल्टी में से एक गिलास पानी निकाल लें तो साथ वाला पानी उसकी जगह लेने की कोशिश करेगा। यहाँ से आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, किक करवाया है, किक करवाया एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन की मदद से, तो फिर करीब वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसके करीब यहाँ पर आने की कोशिश करेगा। जैसे ये ट्राई करेगा तो यहाँ से क्या होगा, फोटॉन क्या होगा, अमिट होगा। यहाँ से फोटॉन क्या होगा, अमिट होगा। ये इलेक्ट्रॉन, इसने यहाँ पर किक किया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन उसकी जगह आने की कोशिश करेगा, और फिर वो फोटॉन क्या करेगा, अमिट करेगा। बोहर का एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा कि उसमें हमने कहा कि जो दो स्टेट्स की एनर्जी का डिफरेंस होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतनी ही एनर्जी का फोटॉन वहाँ से क्या करेगा, निकलेगा। तो इनकी एनर्जी का डिफरेंस मेरे पास क्या है, ये कहाँ से मूव हुआ, एल से किस में आया है, के में, ठीक है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हायर माइनस लोअर, ठीक है। तो ई एल माइनस क्या हो जाएगा, ई के हो जाएगा। लेकिन साथ मैं क्या लगा दूंगा, फर्स्ट ट्रांजिशन हुई तो मैं क्या कर दूंगा, अल्फा का साइन साथ लगा दिया, एच, ठीक है, और के में आया है तो एच एफ के अल्फा, ठीक है। हाँ ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है कि इस काम के होने के 99% चांसेस है, 99% चांसेस है ये हो, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा बच्चे, वो कहेगा मैंने नहीं आना यार, तो इसके करीब जो है दूसरा शेल, वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करें, अगर भैया आपने नहीं जाना तो ना जाएं, हम तो यहाँ पर चले जाएंगे।
ठीक है, और फिर फोटॉन क्या होगा, अमिट होगा। अब जो फोटॉन अमिट होगा उसकी एनर्जी इन दो स्टेट की एनर्जी के डिफरेंस के क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि एच एफ, ठीक है। और किस में आया है, एल से के में आया था, अब कौन सा शेल है, एम, ये वाला जो ये मेरे पास क्या है, ये के एल एम एन ओ, ठीक है। अब कहाँ से आया, एम से किस में आया है, के में, तो एच एफ, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एम माइनस ई के, और ये क्या आ जाएगा, के अल्फा। अब अल्फा नहीं हम नाम रखेंगे, इसका नाम क्या रखेंगे, बीटा रख दिया, क्या नाम रख दिया, बीटा। इसी तरह अगर अगले से ट्रांजिशन हो तो हम उसे क्या कह लेंगे, गैमा कह लेंगे, ठीक है। अब कहाँ से, आउटर मोस्ट शेल से ट्रांजिशन हुई, अंदर वाले शेल से क्या हुई है, ट्रांजिशन हुई है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी ट्रांजिशन को हम लोग क्या कहेंगे, इनर शेल ट्रांजिशन, ठीक है। हैवीएस्ट एलिमेंट के अंदर एनर्जी स्टेट का डिफरेंस बहुत ग्रेटर होता है, जिसकी वजह से फोटॉन जो निकलेगा वो हाई एनर्जेटिक फोटॉन होगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में एनर्जी स्टेट का डिफरेंस बहुत ही क्या होता है, लेस होता है। तो अगर उसमें ट्रांजिशन हो भी तो वो उसकी एनर्जी और वेवलेंथ, जो फोटॉन वहाँ से एमिट होगा, उसकी एनर्जी और वेवलेंथ कहाँ पर लाई नहीं करेगी, एक्सरे के पैटर्न में लाई नहीं करेगी, क्योंकि एक्सरे का पैटर्न में क्या है, हाई एनर्जेटिक फोटॉन होना चाहिए, और वहाँ से हाइड्रोजन में हाई एनर्जी फोटॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि एनर्जी स्टेट्स के अंदर डिफरेंट क्या है, डिफरेंस बहुत ही क्या है, कम है। डिफरेंस कम होगा तो एनर्जी ऑफ फोटॉन भी क्या होगी, कम होगी। एनर्जी ऑफ फोटॉन कम होने की वजह से वेवलेंथ भी क्या होगी, ग्रेटर होगी, जिसकी वजह से वो इस रीजन में लाई ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं बच्चों कि क्या हुआ कि जो लो मेटल होती हैं वो एक्सरेज को जनरेट नहीं कर सकती, इसके लिए हैवी मेटल चाहिए ही चाहिए होती है, क्योंकि उनके दरमियान एनर्जी स्टेट्स का डिफरेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए तो गलत नहीं करना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने लगे हैं, ठीक है, कि आपने कहा कि इनर शेल। अब कोई बच्चा सवाल करता है, सर अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, यहाँ से क्या हो जाए, इजेक्ट हो जाए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, उसने पहले शेल से नहीं निकाला, उसने दूसरे शेल से इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, इजेक्ट करवा दिया, उसने दूसरे शेल से क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा दिया, ठीक है, और वो खुद इधर कहीं चला गया। अब क्या होगा, जो उसके बाद आउटर मोस्ट शेल होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। अगर ये इधर मूव कर जाए तो वेल एंड गुड, तब जो एनर्जी ऑफ फोटॉन होगी, जो फोटॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर गया तो उस वक्त एनर्जी ऑफ फोटॉन जो रिलीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, एच एफ। कहाँ से किधर गया है, एल में ट्रांजिशन हुई है तो एल, ठीक है, और कहाँ से हुई है, एम से, ठीक है, ई एम। लेकिन अब इसको हम अल्फ़ा नाम तो लेंगे पहली ट्रांजिशन, लेकिन किस में आ रही है, एल में, तो एच एफ एल अल्फ़ा का हम लोग इसे क्या करेंगे, नाम देंगे, एच एफ एल अल्फ़ा। और अगर ये क्या करे, अगर यहाँ से ये नहीं जाता तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है और फिर फोटॉन एमिट होता है, तो एच एफ एल में ट्रांजिशन हुई, एल बीटा, और कहाँ से ट्रांजिशन हुई है, एन से, एन से किस में हुई, एल में, तो ई एल माइनस ई एन हो जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये इज द इनर शेल ट्रांजिशन, ठीक है। शेल की ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है, ये फोटॉन्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, और उनकी वेवलेंथ किस में लाई कर रही होती है, एक्स रेज के अंदर क्या कर रही होती है, लाई कर रही होती है। ये हो गया, क्लियर हो गया। अब इसमें दूसरा है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एक्स रेज, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफ। तो अभी मैं किसकी तरफ जाने लगा हूँ, कॉन्टिन्यूस एक्स रेज की तरफ जाने लगा हूँ। इस सारी चीज़ को रेज करूँगा और कॉन्टिन्यूस की तरफ चला जाऊँ। ले जी बच्चे, अभी हम बात करने लगे हैं ब्रैम स्ट्रगलिंग की, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस एक्स रेज। ये तो नहीं, ये डिसकॉन्टिन्यूस थी, ठीक है, ये इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से हुई थी, इसमें कॉन्टीन्यूटी नहीं थी। जितनी ट्रांजिशन हुई फोटॉन बाहर निकले, जितनी
फोटान क्या हो गया, बाहर निकले। अब हम जो बात करने लगे हैं वो ब्रैम स्ट्रगलिंग की बात करने लगे हैं। ब्रैम स्ट्रगलिंग में क्या होता है बच्चे, ये मैं न्यूक्लियस और ये मैंने ये फर्स्ट शेल और ये मैंने क्या कर दिया, सेकंड शेल बना दिया। ये इसी का अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर है टंगस्टन का, ठीक है। और यहाँ से क्या आया है, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ट्रैवल कर गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिलामेंट से थर्मोनिक एमिशन हुई, थर्मोनिक एमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इजेक्ट हुआ। और इलेक्ट्रॉन की कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इनटू ई के क्या थी, इक्वल थी। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही क्या किया, इस एटम के अंदर पेनिट्रेट किया, तो बहुत सारी रीज़न भी हो सकती हैं। मैं नहीं कहूँगा डेंसिटी भी इफेक्ट करती है, ठीक है, और मटेरियल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स वो इफ़ेक्ट करते हैं, एटम कितना डेंसर है, ठीक है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ पर एक इफ़ेक्ट बात करूँगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे इस इलेक्ट्रॉन के अंदर एटम के अंदर पेनिट्रेट कर गया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। इसके अंदर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। तो आपको पता है कि सेम चार्जेस रिपेल, ठीक है। सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जैसे ही ये इसमें पेनिट्रेट किया, इसने इसको क्या किया, स्ट्रॉन्गली रिपेल किया, ठीक है। मसलन ये इलेक्ट्रॉन ये वाला और ये बाहर वाला है, ये बड़ी तेज़ी से आ रहा है और बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्या हुआ कि सडनली क्या हो गया, डीसलरेट हुआ इसकी रिपल्शन की वजह से। और डीसलरेट होते ही क्या हो गया, स्लो डाउन हुआ। तो इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, इसकी वेलोसिटी क्या हुई है, रिपल्शन की वजह से क्या हुई है, चेंज हुई। चेंज होने की वजह से इसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। हो सकता है ऐसे भी, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी चेंज होने से मतलब ये रिपेल करे और ये रिपेल करता करता मूव करते करते ऐसे क्या हो जाए, बेंड हो जाए। इसलिए में भी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, रिपल्शन की वजह से एक तो स्लो डाउन हो जाएगा, दूसरा डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो चार्ज पार्टिकल क्या कर गया है, अब एक्सेलरेट कर गया। तो इसमें क्या होगा, रिपल्शन पहला प्रोसेस, रिपल्शन की वजह से क्या हुआ, चार्ज वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर गया, एक्सेलरेट कर गया है। क्या कर गया, एक्सेलरेट। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, जो एक्सेलरेटिंग चार्ज होते हैं उन्होंने क्या चीज़ जनरेट की, EM वेव्स जनरेट की, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फिर जैसे ये क्या करता जाएगा, मूव कर रहा है, तो डीसेलरेट होते ही क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फोटॉन निकलेंगे, जो किसकी रेंज में होंगे, एक्सरेज की क्या होंगे, रेंज में होंगे। किसकी रेंज में होंगे, एक्सरेज की क्या होंगे, रेंज में होंगे। अच्छा, एक्सरे की रेंज में होंगे तो इनकी अब वेवलेंथ क्या होगी, कम से कम वेवलेंथ क्या होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वेवलेंथ क्या होगी। तो देखते हैं हम लोग। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटान के क्या होगी, इक्वल। जितनी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है उतनी एनर्जी ऑफ क्या हो, फोटान निकलेगा वहाँ से, डीसेलरेट होगी। यानी कि ये ऐसे भी हो सकता है कि ये पूरी कुलियन के अंदर ही क्या हो जाए, सारे का सारा क्या हो जाए, डीसेलरेट हो जाए, ठीक है। जब वो पूरी कुलियन में ये क्या होगा, डीसेलरेट होगा, तो ये अपनी सारी की सारी एनर्जी का फोटान क्या कर देगा, अमिट कर देगा, या कुलियन में क्या कर देगा, यूज़ कर देगा, और ये स्ट्रॉन्गली डीसेलरेट होगा। और उस वक्त हाई एनर्जी का फोटान निकलेगा और उसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टर होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम वेवलेंथ भी कहेंगे, ठीक है। HF और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, पोटेंशियल इनटू E। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने लगा हूँ। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास HF और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, V इंटू E। और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, H एनर्जी हाई तो वेवलेंथ क्या है, मिनिमम,
तो लैम्डा मिनिमम एफ इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा होता है, और ये क्या रहेगा वी ई। ठीक है, अब यहाँ से लैम्डा मिनिमम कर दें तो मेरे पास जो रिजल्ट निकलेगा वो एच सी ओवर पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रॉन। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट। रिजल्ट क्या कहता है? कहता है कि लैम्डा जो मिनिमम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टॉपिंग पोटेंशियल के। ठीक है, देखिए इसमें मैं क्या करूं, स्टेट चेंज करता जाऊं, मसलन मेटल चेंज करता रह रहा हूँ। दुनिया में जितनी जहान के मेटल्स हैं, हैवी मेटल, लो मेटल, मेटल चेंज करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो उनके एनर्जी लेवल चेंज होता जाएगा और उससे एमिटेड फोटॉन की वेवलेंथ क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ये बात तो समझ आ गई। ठीक है, मतलब देखिए ना, आपने टंगस्टन लिया, मोलिब्डेनियम ले लें, कोई और मेटल ले लें। ठीक है, हर मेटल की एनर्जी स्टेट्स के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। वो डिफरेंट होगा तो सारी बात है, वहाँ से फोटॉन जो निकलेगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट वेवलेंथ का होगा। जिसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते आए हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ते आए हैं। ये सारा उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अब ये कॉन्टिन्यूस का रिजल्ट निकला है कि इलेक्ट्रॉन डीसेलरेट होगा तो वहाँ से क्या होगी, वेवलेंथ निकलेगी, वो फोटॉन निकलेंगे। फोटॉन की जो वेवलेंथ होगी वो एक्सरेज के आर्डर में होगी, और हमने उनको भी क्या नाम दिया, एक्सरेज का नाम दिया। ठीक है, और उसमें जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है, अप्लाइड वोल्टेज के। किसके है, अप्लाइड वोल्टेज के। अप्लाइड वोल्टेज कौन सी है, जो यहाँ पर कैथोड और एनोड के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जितना पोटेंशियल डिफरेंस ये ज़्यादा रखते जाएंगे, ठीक है, उतनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस के क्या है, डायरेक्टली है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी उतनी तेज़ी से मूव करेगी। लेट्स सपोज कम काइनेटिक एनर्जी तो स्लो, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी तो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, और उतनी क्या होगा, डीसेलरेट होगा, आगे से रिपल्शन होगी और उतनी डीसेलरेशन की रिजल्ट में क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होंगी, जनरेट होंगी, फोटॉन्स क्या होंगे, जनरेट होंगे, जिनको हम ब्रह्म स्ट्रगलिंग और कॉन्टिन्यूस फोटॉन्स भी कहते हैं। आज का लेक्चर लंबा होगा, ज़रा साथ रहिएगा ज़रा। अब यहाँ से क्या हुआ, ये बगैर सारा तो क्या है, कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, पोटेंशियल। इसका मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतनी जल्दी अगर क्विकली कम रेस्ट में आने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन क्या होगा, जनरेट होगा, और उतने ज़्यादा फोटॉन क्या होंगे, जनरेट होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ाते जाएंगे ये वेवलेंथ उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ये किसके इक्वल होता है, ये सारी जो वेवलेंथ जो है एच सी ओवर लैम्डा, लैम्डा मिनिमम, ठीक है, और ये एनर्जी क्या होती जाएगी, उतनी ज़्यादा एनर्जेटिक फोटॉन्स निकलते जाएंगे। और लैम्डा मिनिमम जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, वेवलेंथ उतनी शॉर्टर। कौन सी, हैवी मेटल वाली नहीं, किसकी, कॉन्टिन्यूस की। क्लियर हो गया, जितनी ये चीज़ ज़्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन ज़्यादा होगा, उतनी ही क्या होगी, एनर्जी ऑफ फोटॉन ज़्यादा होगा। लेकिन ये कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, इसका स्पेक्ट्रम बिल्कुल कॉन्टिन्यूस बनेगा। ठीक है, और यहाँ से जो एक्स रेज जनरेट होंगी वो हार्ड एक्स रेज क्या होंगी, जनरेट होंगी, यहाँ से एक्स रेज जनरेट होंगी वो इसकी निस्बत क्या होंगी, सॉफ्ट होंगी। क्लियर हो गया। अभी हम क्या करने लगे हैं, अभी हम इसका स्पेक्ट्रम क्या करने लगे हैं, डिस्कस करने लगे हैं कि कॉन्टिन्यूस और इसका स्पेक्ट्रम और ग्राफ किस तरह का बनता है। अगर क्योंकि वो चीज़ एक्सप्लेन ना करें तो फिर ये करने का फ़ायदा ही कोई नहीं। अभी हम क्या पढ़ने लगे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ने लगे हैं। ठीक है, ये ज़रा देख लीजिएगा दोबारा चीज़ें। ठीक है, अभी हम पढ़ने लगे हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ ये
स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स रेज। ये बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्स रेज का जो ग्राफ है वो किस तरह का बनता है, और इस चीज़ को मैंने साथ लेकर चलना है। ये देखिए ज़रा, ये मेरे पास क्या है, ये इस एक्सिस को क्या कहते हैं, इंटेंसिटी आई। क्लियर हो गया। अब इंटेंसिटी रिलेट कर दिया बच्चे नंबर ऑफ फोटॉन्स। जितने किसी लाइट के फोटॉन्स ज़्यादा होते जाएंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। ये ज़हन में बढ़ा ले। ब्राइटर लाइट हैव मोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें मोर फोटॉन्स, क्योंकि उसमें जो है नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होते हैं, मोर फोटॉन, इसलिए उसकी इंटेंसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एनर्जी का ज़्यादा होना फ्रीक्वेंसी के साथ है। ये क्वांटम फिजिक्स ने ये क्या किए थे, पोस्टुलेट बनाए थे। ठीक है, तो ये ज़रा देख लीजिएगा इंटेंसिटी आई। ठीक है, अगर आप इंटेंसिटी का कंसेप्ट अगर लेंगे तो फिर ये आपको क्या करेगा, समझ लगेगी। अगर इंटेंसिटी का कंसेप्ट नहीं लेंगे तो फिर ये आपको कभी भी आर्टिकल क्लियर ही नहीं होगा। ये इंटेंसिटी, और इधर मेरे पास जो ग्राफ में बनेगा, वो ग्राफ बनेगा, उसमें ये चीज़ जो है वो वेवलेंथ को शो करेगी। ठीक है, वेवलेंथ को क्या करेगी, शो करेगी। इसका मतलब ग्राफ ऊपर जाने का मतलब क्या है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, और ग्राफ आगे बढ़ने का मतलब क्या है, वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती जा रही है, शॉर्टर होती जा रही है। ठीक है, वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती जाएगी, शॉर्टर, अगर ग्राफ आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। और अगर वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती जाएगी, अगर ग्राफ की पीक्स बनती जाएंगी तो वो क्या होगी कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, ग्रेटर होती जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ में देखते हैं। ठीक है, कि अच्छा आप मुझे ये बताएं, हैवी मेटल में ट्रांजिशन पहले होते हैं या कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम पहले आएगा? जारी बात है, ये पेनिट्रेट करते करते क्या होगा, पेनिट्रेट करते करते ये डीसेलरेट होगा, और डीसेलरेट होने के बाद वो क्या करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाएगा। तो पहले कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम या ब्रैम स्ट्रगलिंग का इफेक्ट होगा, और उसके बाद फिर किसका इफेक्ट होगा, फिर ये इनर शेल ट्रांजिशन का क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो देखते हैं हम लोग ज़रा, ये मेरे पास क्या है, जैसे ये गया तो ये कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, ये रेडिएशन जितना डीसेलरेट तो रेडिएशन निकलती है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, ये हमारे पास ब्रैम, ठीक है, ब्रैम स्ट्रॉलिंग बनेगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस एक्सरेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस एक्सरेज। क्लियर हो गया, कॉन्टिन्यूस एक्सरेज। अच्छा देखिए ज़रा, ये ग्राफ यहाँ से लेकर इतना, और ये जो वेवलेंथ होगी लैम्डा मिनिमम होगी, और ये सिर्फ आइडियल वैल्यू होती है, रियल में इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर इंटेंसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है फोटॉन की, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये होता है कि अगर स्टार्ट हो तो यहाँ से स्टार्ट होगा। क्लियर हो गया, यानी कि ये अगर ये सारी की सारी पहली नॉकिंग में सारी की सारी एनर्जी क्या कर दे, लॉस कर दे, कि जाए और नॉक करते ही अपनी एनर्जी क्या कर दे, लॉस कर दे, तो उस वक्त ये वाला चक्कर हमें हासिल होगा। उस वक्त सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। आगे बढ़ते जाएंगे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर ये आगे मेटल के अंदर क्या कर देगा, पेनिट्रेट करके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा देगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करवाएगा, इजेक्ट करवाएगा। क्लियर हो गया। अगर तो बच्चे क्या होगा, अगर तो करीब वाले शेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हुई नियर मोस्ट शेल से, उसने जाके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इजेक्ट करवाया, तो नियर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसकी जगह लेने के लिए आ गया। ठीक है, तो जिसके 99% क्या होते हैं, चांसेस होते हैं, तो उससे जो फोटॉन्स निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो लिहाजा उसकी जो
इंटेंसिटी की पीक्स हैं वो क्या होगी, ग्रेटर होगी, वो क्या होगी, ग्रेटर, ठीक है। लेकिन एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टर होगी। वेवलेंथ क्या होगी, बनती है ना, तो वेवलेंथ उसकी क्या होगी बच्चे, शॉर्टर होगी। देखिएगा अभी ज़रा। अच्छा, अब यहाँ से देखिए ज़रा, हमारे पास ये भी तो हो सकता है कि ये ना आए, इसका मूड ना हो, तो दूसरे वाला क्या हो जाए, आ जाए, ठीक है। तो ये दूसरे वाला अगर उसकी जगह आने की कोशिश करेगा, जिसके चांसेस कम होंगे तो उसकी पीक्स क्या होगी, कम होगी। ये देखिए, ये इंटेंसिटी इसकी क्या है, कम, इसकी क्या है, ज़्यादा। अगर करीब वाले शेल से ट्रांजिशन हुई, तो करीब वाले शेल से ट्रांजिशन हुई तो ये वाला फोटॉन क्या होगा, एच एफ के अल्फ़ा, ठीक है, जिसकी एनर्जी डिफरेंस बराबर है ई एल माइनस ई के, ठीक है। फाइनल माइनस है इनिशियल जहाँ से उसने ट्रांजिशन की। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि वो दूसरे वाली ट्रांजिशन हो, तो इसे हम नाम क्या देंगे, एच एफ, ठीक है, और इसको नाम दे देंगे के में हुआ तो के बीटा, क्या होगा, के बीटा, और ये बराबर किसके होगा, वो लिखा हुआ है एम से के में ट्रांजिशन, तो ई एम माइनस ई के, ई एम माइनस ई के। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब यहां से क्या होगा, यहां से अब कहते हैं कि अगर पहले शेल से नहीं हुई, दूसरे शेल से ट्रांजिशन होना शुरू होगी, उसने दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करिए, नॉकआउट किया, तो मेरे पास फिर ये जो पीक बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है। और ये आपकी बुक में नहीं बना हुआ, ठीक है, एफएससी की बुक में नहीं बना हुआ, लेकिन पैसिफिक फिजिक्स फॉर ए लेवल के अंदर ये ग्राफ बना हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से इधर ट्रांजिशन हुई, यानी कि एल से किस में ट्रांजिशन हुई, एम के अंदर, ठीक है, तो ये आपके पास पीक बनी, ठीक है, ये पीक बनी मेरे पास, ठीक है। अब तो ये इधर से इधर ट्रांजिशन हुई, तो इसकी जो फोटॉन है एच एफ, ठीक है, इसको नाम दे, किस में ट्रांजिशन हुई है, ठीक है, एल में ट्रांजिशन हुई है, तो एल अल्फ़ा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ई और ई, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ई एल, और ये क्या हो जाएगा, ई एम। और अगर क्या हो, ये दूसरे वाला ऑर्बिट वाला एम वाला ऑर्बिट इधर चला जाए, तो उसकी वेवलेंथ ये हमारे पास बनेगी, क्योंकि उसकी एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, लिहाजा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, पहले होगी, ठीक है। तो मेरे पास ये ग्राफ बनेगा वो एच एफ एल बीटा इज इक्वल टू ई, ठीक है, ये ई, ये गलत बन गया, यहाँ से किस में ट्रांजिशन हुई, यहाँ से ट्रांजिशन हुई, तो ई एम माइनस ई एल, ठीक है, और ये किससे हुई है, एन से हुई है, तो ई एन माइनस ई एल, जिसमें स्टेबिलिटी, जिसमें जाके इसने गिरना है। तो ये मेरे पास दोनों ग्राफ बन गए, और फिर यहाँ से आगे ग्राफ एंड होगा। ये वाली जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होती जा रही है, ये उतनी क्या होती जाती है, सॉफ्ट एक्स रेज बनती जाती है, और ये वाली क्या होगी, हार्ड एक्स रेज होंगी। क्लियर हो गया। अब इफेक्ट देखिएगा ज़रा, इफेक्ट, इन पीक्स को मैं आगे पीछे ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोलने लगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पीक्स आगे पीछे ट्रांसफर होती हैं, ठीक है, किस वजह से, मटेरियल की नेचर चेंज होने से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि द पीक, पोजीशन ऑफ पीक, position of peak transfer from one place to
अनदर प्लेस। ठीक है, ये पोजीशन इनकी पीक्स की ट्रांसफ़र हो सकती है, आगे और पीछे हो सकते हैं। ठीक है, इनकी पीक्स की पोजीशन आगे और पीछे क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। लेकिन कब? जब आप मेटल चेंज करेंगे। क्या चीज़ चेंज करेंगे? मेटल चेंज करेंगे। जैसे ही आप मेटल चेंज कर लें, ठीक है, एटॉमिक नंबर चेंज होगा, तो जाहिर बात है अंदर क्या होगी, एनर्जी स्टेट्स वो नहीं आएंगी। जब एनर्जी स्टेट्स नहीं आएंगी तो उससे जो वेवलेंथ निकलेगी वो भी क्या होगी, जो फोटान निकलेंगे उन फोटान की वेवलेंथ पहले वाले फोटान के इक्वल लाई नहीं कर रही होगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इनकी पोजीशन क्या करते रहेंगे, हम लोग चेंज करते रहेंगे। पोजीशन चेंज करते करते क्या होना शुरू हो जाएगा, एलिमेंट की नेचर चेंज करते जाएंगे। एलिमेंट की नेचर चेंज होते होते इनकी पोजीशन भी क्या होना शुरू हो जाएगी, चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो हम इनकी पोजीशन आगे पीछे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं इनकी पोजीशन? अगर हम क्या चीज़ चेंज करें, अगर हम नेचर ऑफ द मटेरियल क्या करें, चेंज करें। नेचर ऑफ द मटेरियल चेंज करने से क्वांटिटी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि ये लैम्डा आगे या पीछे शिफ्ट नहीं होगा। इस लैम्डा ने आगे या पीछे शिफ्ट होना है अगर आपने अप्लाइड वोल्टेज, ये वाला अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो अगर हम क्या करें, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये लैम्डा वेवलेंथ भी क्या होनी शुरू हो जाएगी, चेंज होना शुरू हो जाएगी। और ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने से इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम या ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इसका डिसलेशन कम या ज़्यादा होगा। डिसलेशन कम या ज़्यादा होगा तो उतनी ही एनर्जी का फोटोन जो भी क्या होगा, कम या ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक अगर कोई इशू है? लो जी बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि इसकी पोजीशन शिफ्ट होगी मेटल की चेंज होने से, और इसकी पोजीशन शिफ्ट होगी वेवलेंथ के चेंज होने से। अच्छा देखते हैं ज़रा ये फैक्टर कब चेंज होगा। अगर नेचर ऑफ मेटल चेंज हो जाए, नेचर ऑफ मेटल चेंज हो जाए, नेचर ऑफ मेटल के चेंज होने से ये वाली पोजीशन जो है आगे पीछे क्या हो जाएगी, पीक्स की पोजीशन आगे पीछे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अभी हमने पढ़ा कि जैसे हम मेटल की नेचर चेंज करेंगे तो इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस जो है वो वेरी करेगा। शेल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस के वेरी करने से क्या होगा, जो इमिटेड फोटोन है उसकी वेवलेंथ भी क्या करेगी, वेरी करेगी। और वेवलेंथ वेरी करने से इनकी पोजीशन क्या करेगी, पीक्स की पोजीशन आगे पीछे क्या करेगी, वेरी करेगी, नेचर ऑफ मेटल की वजह से। नेचर, अच्छा इससे क्या होगा, इफ वी इंक्रीज वोल्टेज, इफ इंक्रीज दी वोल्टेज, वोल्टेज के बढ़ाने से इनकी पीक्स की पोजीशन ऑफ पीक डज नॉट इफेक्ट, पीक्स की पोजीशन इससे इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये मेटल की वजह से ये मेटल की वजह से है, तो मेटल की पोजीशन, मेटल की नेचर चेंज करें तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, इससे एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज का इसके साथ कोई लिंक ही नहीं होता। अब बात आ जाएगी कि ये वाली, ये कॉन्टिन्यूस और ये वाला जो पैटर्न है, इसकी पोजीशन आगे या पीछे कैसे चेंज होगी। तो इसकी पोजीशन आगे या पीछे चेंज होने से क्या होगा, जैसे जैसे हम ये जो स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा, जितनी ज़्यादा वोल्टेज इसकी होगी उतनी ज़्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी स्ट्रांगली ये क्या होगा, डिसेलरेट होगा। जितनी स्ट्रांगली डिसेलरेट होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ से क्या करेगी, निकलेगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी उतनी वोल्टेज क्या होगी, लेस होगी, उतनी वेवलेंथ क्या होगी, लेस होगी, वोल्टेज नहीं। ठीक है, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई, काइनेटिक एनर्जी से ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गली डिसेलरेट होगा। क्या होगा,
डिसलरेट होगा, स्ट्रॉन्गली डिसलरेट होगा, ठीक है। तो उधर से वेवलेंथ निकलेगी, उस वेवलेंथ की उससे फोटॉन निकलेंगे और फोटॉन की वेवलेंथ क्या होगी, बहुत ही क्या होगी, लेस होगी। और ये पॉइंट है मिनिमम वेवलेंथ का। इसका मतलब क्या होगा, इस पीक को आगे या पीछे हम शिफ्ट कर सकते हैं। इस पीक को आगे या पीछे हम किससे शिफ्ट कर सकते हैं, बाय चेंजिंग दी ये वाली, ये कॉन्टिन्यूस, ठीक है, इसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। लैम्डा मिनिमम चेंज बाय चेंज इन V, not the nature of substance, nature of material, ठीक है। ये पोजीशन नेचर ऑफ मटेरियल चेंज करें या ना करें, उससे इस पोजीशन के ऊपर कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। जैसे इस पोजीशन के ऊपर फर्क पड़ा है, वोल्टेज की वजह से नहीं पड़ा, किसकी वजह से पड़ा है, इसकी मटेरियल के नेचर की वजह से। ये पीक्स आगे या पीछे क्या कर सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, बड़ी डिटेल में हमने पढ़ा है। ये वाली जो कॉन्टिन्यूस या ब्रैम स्ट्रगलिंग में इनकी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन चेंज हो सकती है, किसकी वजह से, मटेरियल चेंज करे या ना करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉन्टिन्यूस एक्सरेज है मटेरियल की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, उसकी वेवलेंथ वोल्टेज के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब इसको वोल्टेज को बढ़ाएं या कम करें, ठीक है। तो वोल्टेज को कम करें या बढ़ाएं, ठीक है, तो उससे ये वाला ग्राफ का एरिया क्या होगा, इफेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये देखिए लैम्डा मिनिमम चेंज बाय चेंजिंग दी वोल्टेज, वोल्टेज चेंज होता है, नॉट दी, ठीक है, नॉट दी चेंज ऑफ, नॉट दी नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप ये आप लोगों को यहाँ तक समझ लगी। इसके बाद मैं आगे बढ़ने लगा हूँ, यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, इधर कोने में हल करने लगा हूँ। एक MCQs है, ठीक है, ग्राफ पीक्स। ये बच्चे ये ग्राफ MCQs यहाँ से ही आएगा, ठीक है, एक, ठीक है, ये लैम्डा 1 मिनिमम है और ये क्या है, लैम्डा 2, ठीक है। अब वो कहता है कि किसकी वोल्टेज ज़्यादा है और किसकी वोल्टेज क्या है, कम। एक्सरे का ग्राफ है, एक्सरे का पीक्स दोनों की क्या है, सेम पोजीशन पर है। ये वाली पोजीशन यहाँ पर क्या है, सेम है। इसका मतलब नेचर सेम है किसकी, मटेरियल की। अब ये वाली अब ये देखिए ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी, लैम्डा 2 ग्रेटर है किससे, लैम्डा 1 से, ठीक है। तो इसका वोल्टेज V1 वो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा किससे, V2 से, ठीक है। जितनी शॉर्टर वेवलेंथ उतना ज़्यादा वोल्टेज, जितनी कम वेवलेंथ उतना क्या होगा, ठीक है, जितनी कम उतना ज़्यादा क्या होगा, वोल्टेज होगा। एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा पॉइंट देखे जरा, यहाँ से ये होगा, इधर करता हूँ मैं, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि रेज करना ही करना पड़े, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ से क्लियर करता हूँ, ये देखे जरा, ये एक की पीक है, ठीक है, और ये क्या है, दूसरे की पीक है। क्लियर हो गया? ये देखिए पहले की पीक की पोजीशन ये है, दूसरे की पीक की पोजीशन चेंज हुई है। ये लैम्डा मिनिमम दोनों का क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज अप्लाइड पोटेंशियल दोनों को क्या मिल रहा है, दोनों मटेरियल को सेम मिल रहा है, लेकिन पीक्स की पोजीशन आगे पीछे हुई है। तो पीक्स की पोजीशन आगे पीछे होने का मतलब क्या है कि इसके मटेरियल के अंदर क्या है, फ़र्क है, ठीक है। यानी कि एक मोबिडियम दूसरा क्या होगा, टंगस्टन, यानी कि दोनों सेम मटेरियल नहीं। अगर पीक सेम जगह पर हो तो सेम मटेरियल, अगर वोल्टेज ये वाली लैम्डा मिनिमम सेम जगह पर हो तो सेम वोल्टेज। क्लियर हो गया? इस पॉइंट को ज़रा काइंडली अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर एक MCQ यूज़ होता है कि हम लोग इसको एक्सरे रडार में क्यों यूज़ नहीं हो सकती,
एक्स रेज को हम लोग रेडार के अंदर, रेडार टेक्नोलॉजी में क्यों यूज़ नहीं कर सकते? बच्चे आपको पता है एक्स रेज हाई एनर्जेटिक रेडिएशन होती है, ठीक है, हाई एनर्जेटिक, हाई फ्रिक्वेंसी, शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है, इनकी इतनी शॉर्टर वेवलेंथ होती है 10⁻⁻12 के अंदर होती है। जैसे ही ये रेडार जैसे ही इनको फेंकेगा, ऊपर से कोई प्लेन गुजर रहा होगा तो ये प्लेन के अंदर क्या कर जाएंगी, मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी, वापस रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगी, बाउंस बैक ही नहीं होंगी, तो ये एरोप्लेन को डिटेक्ट ही नहीं कर सकेंगी। इसलिए इनको हम डिटेक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आगे इसके यूजेस लिखे हुए वो पढ़ लिए, मेटलर्जिकल टूल्स के अंदर यूज़ होती है, ठीक है, और जो किसी भी वेल्डिंग वाले, कटिंग वाले एरियाज़ के अंदर इन एक्सरेज को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पर बोन वगैरह फ्रैक्चर हुई हो, ठीक है, तो ये वहाँ पर जब ये गुजरती हैं तो पीछे फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या कर देती है, जहाँ से बोन में से ये पास कर जाए पीछे एक डार्क सा पॉइंट क्या कर देती, छोड़ देती है। तो इसका मतलब वहाँ से बोन क्या है, फ्रैक्चर है। ये कैंसरियस टिश्यूज़ को भी क्या करती हैं, ठीक करने के लिए क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। लेकिन इनकी एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये सॉफ्ट एक्सरेज यूज़ की जाती है। हार्ड एक्सरेज कैंसर की ट्रीटमेंट के बजाय वहाँ पर एक अलग से क्या कर देंगे, कैंसर कर देंगे। इसलिए जहाँ पर एक्सरेज हो आप लोगों ने बचना है, लोगों को भी बचाना है, क्योंकि इससे इसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल आपको कैंसर की तरफ लेकर चला जाएगा। ठीक हो गया। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आएगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आए तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।